चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन स्केलर वेक्टर। कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्त। स्केलर वेक्टर में कभी कभी किसी बुक में इसका चैप्टर का नाम ओनली वेक्टर भी लिखा हुआ है। बोलेंगे सर आपने तो स्केलर वेक्टर पढ़ा है, ये तो चैप्टर का नाम ही नहीं सिलेबस में। ऐसा मत करना यार, स्केलर वेक्टर कोई वेक्टर भी बोल सकते हो आप, ओनली वेक्टर, स्केलर नहीं लिखते कभी जनरली। सो मैं इस चैप्टर का नाम दे रहा हूं स्केलर एंड वेक्टर। सो हियर बिगिन स्केलर एंड वेक्टर बाय राव सर। ठीक है थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है यार। ठीक है सुनो, स्केलर वेक्टर में क्या पढ़ेंगे, ये स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, पहले क्लियरली जान लो। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, दो प्रकार की क्वांटिटी होती है। अरे क्वांटिटी होने क्या होता है, अरे क्वांटिटी ने कुछ भी, जैसे कि फिजिक्स में जितनी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, वेलोसिटी है, प्रेशर है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, और भी स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, इलास्टिसिटी है, न जाना एक्सेलरेशन है, बहुत सारी चीजें, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस, ये सारा कौन है बेटा, क्वांटिटीज है। बट उसमें से कुछ क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और इसमें से कुछ क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ध्यान में है बेटा, इशिता बराबर है बेटा मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या है वो अपने को थोड़ा अच्छे से देखना, आपको भी पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा अपने स्टाइल से बताना चाहता हूं। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। बोले सर ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या क्या बातें कर रहे हो, छोटे बच्चों की जान लोगे क्या, इतना डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं सर, कुछ खुल के तो बताओ। सुन इधर, मान ले तू अगर एक दुकान में गया, ग्रोसरी शॉप में गया ठीक है, और अगर तूने ये बोला दुकानदार को, शॉपकीपर को बोला भैया मेरे को शक्कर होना भैया, शक्कर दे दो। दुकानदार क्या लेगा, पागल हो गया क्या भाई, शक्कर दो। अबे कितनी होना हो तो बोल, कितनी होना, बोलेगा नहीं बोलेगा, बोले शक्कर दे दो भैया, तो दे देगा क्यों नहीं, बोलेगा कितनी होना तेरे को, तू बोलेगा इतनी होना भैया, इतनी होना, ऐसा बोलेंगे नहीं, वो हंसेगा, पागल समझ के तुम्हें हकाल देगा। आप क्या बोलोगे, भैया इतनी दे दो, या इतनी दे दो भैया, या इतनी दे दो, बोलोगे नहीं बोलोगे। तो ये क्या है, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, सर 1 kg दे दो, 2 kg दे दो, 5 kg दे दो, यानी आप क्या मांग रहे हो, बताओ क्या डिस्क्राइब कर रहे हो, क्वांटिटी। यानी आपको कम क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, नहीं, क्या है, क्वांटिटी, यह है क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी का यूनिट क्या है, केजी। मतलब क्या ये शक्कर का क्या है, देखो तो भैया, मास है। क्या ये शक्कर का मास है, मतलब आप उसको शक्कर का मास बताते कि मुझे 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 3 kg चाहिए, तो मास। अच्छा, और एक बात, मास की भी डेफिनेशन होती है, ध्यान में रखना, मास की भी डेफिनेशन होती है। अरे सर मास की क्या डेफिनेशन रहेंगी सर, कौन बताएगा आप में से मास की डेफिनेशन क्या होती है। देख भैया, बी परफेक्ट डोंट बी प्रोबेबल, नहीं तो पढ़ने को तो फिजिक्स पढ़ा सर, मैंने बीएससी किया सर, मैंने एमएससी किया सर, इंटरव्यू में जाने के बाद पता है बड़े बड़े डेफिनेशन नहीं पूछते, इंटरव्यू में जाने के बाद बड़े बड़े डेफिनेशन नहीं पूछते। कहीं किसी का इंटरव्यू देते, देखते हैं कि बंदे ने फंडामेंटल पढ़ाई की है या ऊपर पढ़ के आया हुआ है। इंटरव्यू जाने के बाद मजा लेने के लिए पता है क्या पूछते, चल बता मास की डेफिनेशन बता। साला अब बोलेंगे सर बड़ी बड़ी डेफिनेशन मैंने पढ़ी, मैंने ओम्स लॉ पढ़ा, मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, ये सारा मास की डेफिनेशन पूछ के मेरे को क्या साबित कर रहे। बट आप मास की डेफिनेशन बता नहीं पाओगे, अभी भी बोलो। आप में से मैं बता रहा हूँ 50% तो भी मिनिमम बच्चों को मास की डेफिनेशन करना नहीं आएगा। और आप अगर बड़े बड़े इंजीनियरिंग करते हो, मेडिकल में जाते हो, एमएससी बीएससी करते हो, उसके बाद अगर किसी ने आपको मास की डेफिनेशन पूछी और मास की डेफिनेशन ही बताने नहीं आई, कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएंगी। अपने आप को साइंस ग्रेजुएट बोलने का शर्म आएगा कि नहीं आएगा, बराबर है। बहुत कम बच्चों को अच्छे से मालूम रहता कि मैं मास की डेफिनेशन क्या करूं। अरे मास यानी क्या होता है, देखो, लर्न करोगे भूल जाओगे, समझ के लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, मालूम करोगे तो नहीं भूलोगे। मुझे बताओ, अगर ट्यूशन से निकले तो अपने घर को जाने के लिए तुम्हें मैप लेके निकलना पड़ता क्या, कि मेरा घर ऐसा है, फिर यहां से मैं 2 किलोमीटर गया, यहां से 10 मीटर गया, नो। क्यों नहीं करना पड़ता ऐसा मैप, क्योंकि आपको आपका घर मालूम है। जो चीज मालूम है उसे लर्न क्यों करूंगा मैं, समझ रहा है। छोटा सा फंडा है बेटा पढ़ाई को इजी बनाने का। जो चीज मुझे मालूम है भैया उसे मैं लर्न क्यों करूंगा, और जो चीज मुझे मालूम नहीं है उसे लर्न करना पड़ेगा। लेकिन लर्न किया हुआ ज्यादा दिन याद नहीं रहता। आपने देखा होगा कभी कभी 10th में ऐसा चैप्टर की जिसको आपने जोर जबरदस्ती से रटवा लिया, मगअप कर लिया, रट्टाफिकेशन किया, वो आपको 3 दिन के ऊपर याद नहीं रहता, फिर से भूल जाते हो।
और जो चीज मालूम है तो भैया मालूम है, मुझे क्या इसको याद करने की जरूरत, मुझे क्यों टेंशन पालना, बिकॉज आई नो इट, बिकॉज आई नो इट. सो जस्ट नो द मटेरियल, नो द सब्जेक्ट. आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सीपीयू थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा. सीपीयू नहीं तो सीपीयू गर्म आ जाएगा हर चीज को याद करते बैठोगे तो इस तरीके से हमें जाना है बेटा. मास की डेफिनेशन क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्यों ऐसी है. तो मास यानी 1 kg 2 kg, यानी मैं क्या बता रहा हूं यानी वो एक पैकेट है शुगर का, दूसरा पैकेट इतना बड़ा, तीसरा पैकेट इतना बड़ा है, मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्वांटिटी ऑफ मैटर. मैटर नहीं शुगर, ऑयल, कुछ भी हो सकता है, नमक, कुछ भी हो सकता है. क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, वेरी इजी. क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी. मास का डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन आज के बाद दुनिया में जिंदगी में किसी ने कभी पूछा, एक लाइन में खत्म करना पड़ेगा आपको मेरे दोस्तों. बोल क्या है मास की डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. नहीं आया, अरे सर ने क्या बोल दिया समझ में नहीं इतना फास्ट. बोल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. बोल एक बार बोल मेरे साथ, बाद में आगे चलता हूं. बोल मास की डेफिनेशन क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. याद हो गया? ओके यस तो टाइप कर दिया. इतना सा टाइप करना है, ज्यादा टाइप करना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, इतना सा टाइप करना है. अगर समझ में आया मुझे अच्छा लगेगा यार, आपको समझ में आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या, फटक से टाइप करो. क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी, बात खत्म. चल बहुत मजा आया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा. चलो आगे चलते हैं. अब आपने दुकानदार को इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, मतलब आपने उसका, नीलमयंक बेटा ध्यान दे इधर, आपने उसको बोला कि मुझे इतना मास चाहिए, इतना मास चाहिए. आदित्य ध्यान देना बेटा इधर, आयुष, नीलमयंक इधर ध्यान देना सब लोग, आर्यन. आपने बोला कि मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना, मतलब ये मास यानी क्वांटिटी है. और ये मास वाली जो क्वांटिटी है वो बोल स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है कि वेक्टर है. स्केलर वेक्टर का फर्क पहले बताया. स्केलर क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको समझाने के लिए, किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए उसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है. मतलब ये मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड है वो क्वांटिटी. 1 kg का यानी कम मैग्नीट्यूड, 2 kg यानी ज्यादा मैग्नीट्यूड, 5 kg यानी ज्यादा मैग्नीट्यूड. ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मास. Only magnitude is sufficient to describe the mass. Only magnitude is sufficient to describe the mass. Mass को describe करने के लिए magnitude is sufficient. Nothing is required again. तो ऐसी क्वांटिटी को आप बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. अरे यार मुझे बताओ यार डायरेक्शन की जरूरत है क्या? यानी आप दुकान में जाओगे, बोलेंगे शक्कर चाहिए, बोलेंगे कितनी चाहिए, आप बोलेंगे 5 किलो चाहिए. मैग्नीट्यूड बता, बात खत्म. शक्कर दे देगा, पैसे लेगा, बात खत्म. क्या कोई दुकानदार ऐसा बोलेगा क्या, अबे हाँ 5 kg तो चाहिए, लेकिन यार तेरे को कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, कि तेरे वाले थैले में, तेरे वाले झोली में मैं शक्कर ऐसी लेफ्ट में डालू कि राइट में डालू, कि ऊपर से डालू कि नीचे से डालू? इज देयर एनी नीड ऑफ दिस? नो, इट डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन. कि उसको कंफ्यूज हो जाएगा दुकानदार आपने डायरेक्शन नहीं बताए तो. सो दैट मास डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन. It just needs magnitude and such quantities are called scalar. Like मैं बता रहा, आपने ऑटो पकड़ा घर के पास आपने ऑटो रिक्शा पकड़ा और उसको बोला, आपने ऑटो रिक्शा वाले को बोला कि भैया मुझे ना तू पवनार छोड़ दे. तो वो बोलेगा पवनार यानी यार पड़ेगा तेरे को 15 किलोमीटर. तो 15 किलोमीटर क्या हो गया, उस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो गया. वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो गया तो बोलेगा यार मैं 100 रुपये लूंगा. अगर आप बोलते हो कि नहीं पवनार के आगे मुझे सेलू छोड़ दे, तो बोलेगा नहीं यार अभी तो ये 25 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर हो गया, तो इसके मुझे 200 रुपये लगेंगे. यानी आपका वो डिस्टेंस यानी क्या है, मैग्नीट्यूड है. बराबर है, मैग्नीट्यूड है, उसका डिस्टेंस यानी क्या है, मैग्नीट्यूड है. या वो बोलेगा अच्छा जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. और कोई क्वांटिटी बता सकते हो जिसको मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं आप? अच्छा कोई बताएगा मुझे ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर. कौन बताएगा स्केलर की वेक्टर? बोलो स्केलर की वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर आप पवनार जाते हो तो बोलेंगे यार 1 घंटा लगेगा, या कोई बोलेगा 40 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, मिनट है टाइम. ये टाइम कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. क्या उसको यह बताने की जरूरत है क्या कि 20 मिनट लगेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, 10 मिनट लगेंगे डाउनवर्ड? नो. अगर आपने किसी ने कितने बजे, आप बोलेंगे 5 बजे. ऊपर से 5 बजे की नीचे से 5 बजे बताने की जरूरत है कि नहीं? अगर ये पेन है, मैंने बोला कि पेन की लेंथ कितनी है, अगर बोला कि ये पेन की लेंथ करके मेजर करके चाहिए, किसी के पास गए तो क्या करेंगे, स्केल निकालेगा, मेजर कर डालेगा. ऐसा तो नहीं बोलेगा ना भाई कोई, पहले इसकी लेंथ अगर मेजर करनी है कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा ना पहले बता इस पेन की लेंथ की डायरेक्शन क्या है, उसके बिना मैं लेंथ कैसे मेजर करूं? नो. सो दैट लेंथ हैज नो डायरेक्शन. लेंथ मतलब लेंथ.
सो आप देखो स्केलर क्वांटिटी में कुछ आपके हाथ में क्वांटिटीज लग चुकी है, मास, लेंथ, टाइम, एम एल टी बोलो, एम एल टी बोलो, एम एल टी, जल्दी बोलो। स्केलर क्वांटिटी की तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज कौन सी एम एल टी बोलो, एम एल टी यानी क्या क्या, मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ, टाइम। और इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते, ध्यान में रखना, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते, ध्यान में रखना। एमएलटी को कौन सी क्वांटिटीज बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते, याद रखना, क्योंकि वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, किसी बॉडी का मास किसी और पे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर मैंने बोला शक्कर 10 केजी है तो वो शक्कर लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, या मैं कितने बजे उसका वेट कर रहा हूं उस टाइम पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रहा है? या किसी घड़ी में कितने बजने वाले हैं वो घड़ी के वजन पे डिपेंड नहीं करता, या घड़ी के बेल्ट की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब टाइम डजंट डिपेंड ऑन दिस टू, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन दिस टू, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन दिस टू। कोई स्केल है, उसकी लेंथ मेजर करते समय जरूरी नहीं कि वो कितनी हेवी है, प्लास्टिक की भी हो सकती, वुडन स्केल भी हो सकती, स्टील की भी हो सकती, वर तीनों की साइज सेम हो सकती। यानी स्केल की लेंथ जो है वो लेंथ ना मास पे डिपेंड करती है, ना ही मैं कितने बजे उसकी लेंथ मेजर कर रहा हूं, ना टाइम पे डिपेंड करती है भैया। तो ये तीन क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, विच डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, विच डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और इनके जो यूनिट है केजी, मीटर, सेकंड, केजी, मीटर, सेकंड, ये जो यूनिट्स है इनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। कितना आसान है यार, एमएलटी फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये तीनों के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। इसी को तो आप एमकेएस बोलते हैं यार। ये एमकेएस क्या है भैया, ये एमकेएस बोले तो मीटर, केजी, सेकंड, लेंथ का यूनिट मीटर, केजी मतलब मास का यूनिट और टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर, केजी, सेकंड, एमकेएस, एमकेएस। तो हम एमकेएस सिस्टम में कुछ चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और कुछ चैप्टर को हम सीजीएस सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। कुछ चैप्टर को हम एमकेएस में पढ़ना पसंद करेंगे यार। मुझे मान ले जैसा एक काइनेटिक्स वाला चैप्टर होता है, काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर होता है जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ते हैं, जिसमें v = u + d = u t + half a d square v square = u square + twice s। कुछ नहीं समझा कुछ नहीं समझा ना, समझ में आ जाएगा। अरे मैंने बोला v = u + at, s = ut + half at square and v square = u square + twice s। आप समझ में आया होगा मैंने इतना फास्ट क्या बोला था। v = u + d = ut + half a d square v square = u square + twice s। बात खत्म। ये जो तीन इक्वेशन है उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन। आपने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। एक ही जगह कभी कभी जी भी आया होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये सब आपका होने वाला है। बट ये जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि स्कूटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड स्टार्ट्स एट 8 o'clock एंड रीच द नागपुर एट 10 o'clock। नागपुर को अगर स्कूटर 8 बजे निकली, वर्धा से 10 बजे पहुंची, 8 बजे निकली 10 बजे पहुंची, तो मतलब ये नागपुर वर्धा वाला प्रॉब्लम है। तो बोल यार तू एमकेएस में पढ़ेगा कि सीजीएस में पढ़ेगा, काय में पढ़ना पसंद करेगा, कौन से सिस्टम में पढ़ना पसंद करेगा, मीटर, केजी, सेकंड में या सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में? यार वर्धा नागपुर डिस्टेंस इतना होता है भैया, इतना होता है। और फिर उसके बाद 80 किलोमीटर का इतना मीटर हो जाएगा भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और उसके बाद 80,000 मीटर के 2 जीरो और दे दो तो सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर का सेंटीमीटर करने के लिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो मुझे बता, वर्धा नागपुर डिस्टेंस 1 2 3 4 5 80 लाख सेंटीमीटर दूर है वर्धा से नागपुर। ये बोलना कन्वीनियंट लगेगा, लोग पागल समझ के भगा देंगे जूते मार के बोलेंगे वर्धा नागपुर पता है कितना, 80 लाख सेंटीमीटर। बोलेंगे भाग तू यहां से। अबे वर्धा नागपुर 80 किलोमीटर बोलना आसानी से क्यों बोल रहा है, 80 लाख सेंटीमीटर दूर है। ओके अगर तू दुकान में गया किसी ज्वेलरी शॉप में, तो मतलब तुझे किलोमीटर बोलना ज्यादा आसान है कि नहीं है? मतलब किलोमीटर बोलना ज्यादा आसान है, मीटर से भी ऊपर, यानी एमकेएस में मीटर आता है, उससे भी ऊपर किलोमीटर में बात करना तो कन्वीनियंट समझेगा कि नहीं समझेगा? अच्छा भैया तू ज्वेलरी शॉप में गया, अच्छा तू सब्जी लेने गया, तुझे लेना है बैंगन खरीदने, आलू खरीदने, सब्जी खरीदनी है, बैंगन खरीदने। दुकानदार को तो क्या बोलेगा, भैया एक काम करो तो 1225 ग्राम आलू दे दो। बोलेगा क्या बात कर रहा बे, हाँ बोलो 1 किलो दे दो तो अच्छा रहेगा ना, क्या 1000 ग्राम आलू दे दो, 3000 ग्राम बैगन दे दो,
ठीक लगेगा? नहीं लगेगा ना। केजी में बात करना पसंद, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, एमकेएस में बात करोगे। और अगर आप ज्वेलरी शॉप में गए, उसको बोला कि मेरे को गोल्ड चाहिए, एक काम कर 4 किलो गोल्ड पैक कर, बोलेंगे 4 किलो, पहले पैसे बता आएंगे तेरे पास, 4 किलो गोल्ड कितने का होता है? तो वहां पे तुम जो क्वांटिटी पॉसिबल नहीं यार, 5 किलो गोल्ड खरीदोगे क्या? उधर इनकम टैक्स वाले पकड़ के लेके चले जाएंगे तुमको, पुलिस आ गई। आप ज्वेलरी शॉप में जाओ, क्या बोलेंगे? भैया 10 ग्राम गोल्ड दे देना भैया, 20 ग्राम की चेन बनाना है, 25 ग्राम की मेरे को अंगूठी बनाना है, बोलोगे ना? तो कभी कभी यू विल बी मतलब कंफर्टेबल इन ग्राम, समटाइम्स यू विल बी कंफर्टेबल इन केजी। कोई डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर करना आसानी से मतलब पसंद करोगे, कभी किलोमीटर में, तो कभी किसी चीज की लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करना पसंद करो। ये पेन की लेंथ में किलोमीटर में मेजर करूंगा क्या? नहीं भैया, एक स्केल लगाऊंगा, बोलो यार 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये यूनिट है जिनकी सिस्टम होती है एमकेएस और सीजीएस। ये भी हमें इतना ज्यादा पढ़ने की आज के डेट में बेटा जरूरत नहीं, बट मैं थोड़ी थोड़ी एक इंट्रोडक्शन लेके आपको चल रहा हूं, धीरे 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 धीरे। सो बोल, तेरे को फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम क्या है? एमएलटी, 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 मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, यानी मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। और ये कौन सी क्वांटिटी? स्केलर की वेक्टर, स्केलर की वेक्टर, स्केलर की वेक्टर। तो ये सारी क्वांटिटीज जो है वो है तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज। अब देखते भैया और आगे की कोई चीजें देखते, जैसे कि मैं देखो और कुछ क्वांटिटीज बताता हूं, सुनो इधर। और भी स्केलर क्वांटिटीज है फंडामेंटल के साथ, और भी कुछ सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। एल्टा, एम एल टी एन, एल्टा, मैं ऐसे याद करवाता हूं बच्चों को, जैसे मास लेंथ टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। एल्टा भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। एल्टा क्या है रे? याद नहीं रहता ना, इसलिए मैंने ऐसा बनाया इसका शॉर्ट फॉर्म। इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, temperature and amount of substance. इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है? एल्टा, ईएलटी है, एल्टा, एमएलटी, एल्टा, एमएलटी, एल्टा, एमएलटी, एल्टा। बोलो 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 मेरे साथ बोलो, एमएलटी, एल्टा। एमएलटी बोले तो मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, एंड एल्टा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसको याद रखना, बाद में इसको पढ़ेंगे। अब सुन, पहले इधर देख, सुन ले भैया, इधर देख। फोर्स, फोर्स यानी मान लो कि ट्यूशन शुरू होने के बाद पहले 6 महीने, कम से कम 6 महीने हम सिर्फ ये पढ़ने वाले। बोलेंगे सर इतना सो पढ़ाओगे, हम एग्जाम कब देंगे? मतलब हम जितने चैप्टर पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। जबरदस्त इंपॉर्टेंट है फोर्स। अब फोर्स के बारे में इधर ध्यान दे। अगर एक फुटबॉल है ग्राउंड में, फुटबॉल, ये फुटबॉल को अगर मैंने मान ले कि इतना फोर्स से धक्का दिया, कितना? 1 न्यूटन। तो ये फुटबॉल को 1 न्यूटन का धक्का दिया। फोर्स, फोर्स का यूनिट पता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स ने क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जितना फोर्स लगाओगे उतना ये फुटबॉल एक्सेलरेट होगा। मान लो मैंने एक्सेलरेशन इतना तैयार किया, इतना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से फुटबॉल को एक्सेलरेट हुआ। तो ये फुटबॉल मान ले 1 सेकंड में इतना दूर गया, इतना दूर गया। कितना दूर गया? 1 मीटर दूर गया। एक ऐसी एक एवरेज एग्जांपल बना रहा हूं फोर्स को समझाने के लिए, सुनो ध्यान दो। 1 न्यूटन का धक्का मारने से 1 सेकंड में फुटबॉल 1 मीटर दूर जाता। 1 न्यूटन का धक्का मारने से 1 सेकंड में फुटबॉल 1 मीटर दूर भागता है। ओके, तो 5 न्यूटन का धक्का मारने से फुटबॉल 5 मीटर अगर दूर जाता है, 5 न्यूटन का धक्का मारने से फुटबॉल 1 सेकंड में 5 मीटर दूर जाता है, तो 10 न्यूटन का धक्का मारने से 10 न्यूटन का धक्का मारने से 10 न्यूटन का धक्का मारने से ये फुटबॉल किधर जाएगा? राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? बोल, राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? 1 न्यूटन का धक्का मारा 1 मीटर दूर गया। 5 न्यूटन का धक्का मारा 5 मीटर दूर गया। 10 न्यूटन का धक्का मारा तो 10 मीटर दूर जाएगा, लेकिन किधर जाएगा? राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा? बोल। तो अगर इसका आंसर आप राइट दे रहे होंगे तो आप रॉन्ग दे रहे हैं। भैया आप कैसे बोल सकते हो राइट में जाएगा? ठीक है यार, आपने मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी फोर्स की। फोर्स का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड है ना, सही है ना? ये मैग्नीट्यूड है, ये बताने की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। स्माइली, स्माइली समझ में आ रहा बेटा? स्माइली, अनुश्री, सब लोग समझ में आ रहा? आदित्य, 5 न्यूटन का धक्का मारा 5 मीटर दूर जाएगा, 10 न्यूटन का धक्का मारा। ये कौन है? मैग्नीट्यूड्स है, मैग्नीट्यूड्स है। लेकिन भैया फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है
कि उसका इफेक्ट क्या आएगा वो दुनिया में कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो धक्का किधर से मारा। आप कैसे बोल सकते राइट में जाएगा? मैंने बताया क्या आपको? मैंने बताया क्या कि इधर से धक्का मारा करिए, हाँ इधर से धक्का मारा तो राइट में गया और इधर से धक्का मारा तो लेफ्ट में गया। अरे फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है कि उसके बारे में उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, ये आइडिया तभी आ सकती है जब उसके क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके काय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब फोर्स को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी आर स्टडिंग हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, वी आर स्टडिंग हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी, या फोर्स लगाने से क्या होगा वो तभी आप जान पा। ये इतनी चिल्लर सी चीज पढ़ा रहा हूं लेकिन आप इसको लाइटली लेते हो और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम गलत करते हो। सुनिए, मालूम पड़ेगा जब मैं आपको आगे के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल लाइटली मत लेना, बिल्कुल मत समझना कितना आसान वाला चीज पढ़ा रहे सर, इसके लिए हमने नीट जेईई की ट्यूशन लगाई क्या, पर अक्सर आपके पास वो सब समझ में आ जाएगा, पूरा तुम्हारा वो ना मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगा, पूरी बैंड बजा दूंगा तुम्हारे फंडामेंटल की। इधर ध्यान देना, डरो मत यार, मजाक कर रहा हूं। सो मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स लगाने से फुटबॉल कितना दूर जाएगा वो डिपेंड करता है कितने मैग्नीट्यूड का धक्का दिया, लेकिन वो किधर उड़ेगा डिपेंड करता है कि मैंने उसको किस डायरेक्शन में लगाया। सो फोर्स इज अ क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, चलो भैया इतना समझ में आ गया। अब मान ले कि मैं फुटबॉल के इधर खड़ा हूं कि इधर खड़ा हूं, उससे डिपेंड करेगा कि उसे मैं इधर डायरेक्ट करूंगा कि उधर डायरेक्ट करूंगा। अब सुने 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 सुने, अब यहां पे मान ले ये अलमारी है, आप इस अलमारी के इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, और इस अलमारी के इधर खड़े हो आप, तो इस अलमारी पे अगर आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन, मान लीजिए उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और आप इधर खड़े हो, इधर ये साइड में 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके वजह से मान लो ये अलमारी 1 मीटर दूर सरक जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। बट मैं अगर आपको ये बोलूं कि अलमारी अब बताओ कि राइट में डिस्प्लेस करेगी कि लेफ्ट में डिस्प्लेस करेगी, राइट में करेगी कि लेफ्ट में करेगी, बोलो जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी। इस बार तो डायरेक्शन बताने में कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता इस बार डायरेक्शन बताने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये अलमारी इधर बार राइट में जाएंगी कि लेफ्ट में जाएंगी? अगर आदमी इधर खड़ा है और अलमारी यहाँ पे है, उसको 100 न्यूटन से अगर मान लो फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, सो इन विच डायरेक्शन दिस अलमारी विल गो, whether to right or left? Just please tell me. Just tell me. We are here, standing here, and almari is here. I am going to apply force on the almari. I am going to apply force on the almari from this position to this position. So tell me, the motion of the almari will be happen in which direction, right or left? Where does it go? कहाँ जाती है? Where will it go? So बोलो बोलो बोलो, गलत होने दो, गलत होने दो। गलत हुआ तो अच्छा रहता, कभी कभी शर्माना नहीं गलत करने से। इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिस्टेक, इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिस्टेक। बोले कि ये सर क्या है, आप तो आइंस्टाइन जैसी बातें कर रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिस्टेक, ये कभी पढ़ा आपने? आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट भैया पराग सर का अपना भी एक लॉ है, इतने साल में फिजिक्स पढ़ा रहे तो अपना भी एक मतलब लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिस्टेक। सुन लो क्या है, मैं फॉलो करता हूं पढ़ाते समय इस लॉ को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिस्टेक स्टेट्स दैट मिस्टेक्स कैन neither be created or nor it can be destroyed. Mistakes can neither be created nor it can be destroyed. It can only be transferred from one place to another. It can be only transferred from classroom to exam hall or exam hall to classroom. आपको अगर भगवान ने बोला जाओ धरती पे जाओ 5000 मिस्टेक करके आओ, तो आपको भगवान तब तक ऊपर नहीं बुलाएगा जब तक आप कितनी मिस्टेक नहीं कर लेते, 5000 मिस्टेक नहीं कर लेते। आपने मूवी देखा होगा, हिंदी मूवी देखा होगा, उसमें फिर आखिरी में क्या होता है, विलन को मारा जाता है हीरो के तरफ से। तो हीरो क्या बोलता है उसको, विलन को मारने के पहले, अब तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अरे तेरे को जितनी मिस्टेक करने के लिए भगवान ने भेजा था तूने मिस्टेक कर डाली, अब इससे ज्यादा नो मोर मिस्टेक, ठीक क्या हो, यानी गया ऊपर। तो भगवान ने हर एक को मिस्टेक का बेटा कोटा दिया है। अब कोटा दिया है मतलब उससे कम मिस्टेक भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा मिस्टेक भी नहीं कर सकते, यानी जितनी मिस्टेक करने का कोटा देके भेजा उतनी तो करनी ही करनी है। अभी जब उतनी मिस्टेक करनी ही करनी है तो क्यों ना कर डाले।
अभी करेगा तो बाद में एग्जाम हॉल में नहीं होगी ना, समझने की बात क्यों नहीं कर रहा है? और अभी अगर वो मिस्टेक नहीं करेगा तो वही मिस्टेक बची रहेंगी, कभी ना कभी होनी है, एज पर द रूल ऑफ भगवान। वो आप एग्जाम हॉल में करोगे, एग्जाम हॉल में करोगे, इसलिए कर डालो, कर डालो। कहां पे करना पसंद करोगे बोलो मेरे दोस्तों, कहां पे करना पसंद करोगे मिस्टेक? बोलो जल्दी टाइप करो, क्लासरूम में या एग्जाम हॉल में? करना तो है ही, कहीं ना कहीं करना तो है ही। कहां पे करना पसंद करोगे? क्लासरूम में करना पसंद करोगे या एग्जाम हॉल में करना पसंद करोगे? बोलो यार। यस, आई थिंक एवरीबडी विल wish to commit the mistake in classroom, not in examination hall. Okay, am I right, हर्ष, चेतन? Yes, एग्जाम हॉल में नहीं, क्लास में करना पसंद करोगे, घर पे करना पसंद करोगे, ट्यूशन में करना पसंद करोगे, स्कूल में पसंद करोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं। तो कर दो यार, जितनी कर दोगे उतनी निपट गई। आज भी आपको किसी को याद होगा 10वीं में किसी को 100 में से 100 मार्क्स नहीं आए होंगे मैथ्स में, 1 मार्क से उसका 100 में से 100 गया होगा, उसको 99 अगर आए होंगे, और वो जिस क्वेश्चन की गलती के कारण, अरे यार मैंने अलजेब्रा के पेपर में प्लस के जगह माइनस लिख दिया गलती से, एक कोई ऐसा क्वेश्चन आपने गलत किया होगा जो घर आने के बाद में आपने डाइजेस्ट में देखा होगा, अबे यार ये करना चाहिए था, मैंने ये कर दिया, जिसकी वजह से यार नहीं तो आज मुझे मेरे मार्कशीट पे 100 आउट ऑफ 100 का स्टैंप मिल गया होता। तो क्या वो गलत किया हुआ प्रॉब्लम आप मरते दम तक भूल सकते हो? नहीं, जिंदगी भर पिंच हो जाता है दिमाग में, यार मेरा ना वो गलती नहीं हुआ रहता ना, मुझे 100 आउट ऑफ 100 आया रहता, मैं कॉलेज का टॉपर आया रहता, स्कूल का टॉपर आया रहता, यार मेरे उस गलती की वजह से कोई और फर्स्ट टॉपर आ गया, मैं सेकंड टॉपर आ गई, मैं सेकंड टॉपर आ गया। तो मिस्टेक करना बेटा अच्छा होता है, दाग अच्छे होते हैं। ओके सुनो, डायरेक्शन की जरूरत है। क्यों? अभी आप अगर बोल रहे हैं कि राइट में जा रहा है तो गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो? बोलेंगे सर यार ना अपना उल्लू बनाते हो सर, फंसाते हो सर, अभी आदमी इधर खड़ा है, अलमारी इधर, यार ये धक्का लगाएगा सर, या इसको अगर फोर्स लगा तो राइट में जाएगा ना सर, इधर कौन सी जादू होने वाली? नहीं बेटा नहीं। अगर मेरे पास ऐसा कोई अगर मजबूत मान लो, यही कोई सभी मान लो कि मेरे पास ठीक है, तो इसको ऐसा धक्का दूंगा तो राइट में जाएगा, धक्का दूंगा तो राइट में जाएगा। यानी मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको अगर पुश करूंगा तो ये राइट में जाएगा। लेकिन मान ले मेरे पास अगर कोई रस्सी है, ये रस्सी को ऐसा ऐसा करके मैं इसमें डालूंगा, इस अलमारी में डाल के, इस अलमारी में डाल के, ये रस्सी को इस अलमारी में डाल के अगर खींचूंगा यानी क्या करूंगा, पुश करूंगा, सॉरी खींचूंगा यानी क्या करूंगा, पुल करूंगा, तो ये अलमारी अभी भी मेरे तरफ लेफ्ट में आ सकती है। मतलब ये अलमारी पुश किया तो राइट में जा सकती है, पुल किया तो लेफ्ट में आ सकती है, उसी जगह खड़े रह के। मतलब डायरेक्शन तो मैं इधर ही खड़ा हूं, लेकिन अभी भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, पुश करूं, आइदर पुश और पुल। मतलब फोर्स की वजह से क्या होगा, इसकी पूरी आइडिया आपको तब तक नहीं आ सकती जब तक आप सेंस और नेचर ऑफ फोर्स के बारे में नहीं जानते। और 2 प्रकार के फोर्स के नेचर होते हैं, एक होता है पुश और एक होता है पुल। मतलब कोई पॉइंट है, अगर ऐसा किसी डायग्राम बहुत बड़ा सा कोई न्यूमेरिकल आया, उस डायग्राम में अगर कोई ऐसा दिखाता है एरो, तो ये तुम्हारा है पुश नेचर, और किसी पॉइंट को अगर आप ऐसा दिखाते हो तो ये तुम्हारा है पुल नेचर। एक एक एरो से प्रॉब्लम का मीनिंग, अरे इतनी गलतियां होती है, अरे इसमें माइनस प्लस की, ये राइट में जा रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका आंसर प्लस में लेना चाहिए, ये पीछे आ रहा पीछे, इसका आंसर निगेटिव में लेना चाहिए। अगर वो नहीं लोगे तो कितना भी नॉलेज तुम्हें हो, तुम्हारा प्रॉब्लम गलत होकर रहेगा। तो पुश और पुल, ये कौन है? सेंस ऑफ फोर्स और नेचर ऑफ फोर्स। सो वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स देयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोर्स, विच इज व्हाट? नेचर ऑफ फोर्स और सेंस ऑफ फोर्स। So, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आप? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेचर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेचर। ओके, अब लास्ट चीज मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, पुश। लास्ट चीज पूछ रहा हूं, अगर ये अलमारी है, ये अलमारी भैया, आप इधर हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बता देता हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन भी मैं इधर लेफ्ट साइड में खड़ा हूं वो भी बता दिया। मतलब आपको मैंने क्या बता दिया? मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बताया। अच्छा, आपको मैं बोलूंगा अलमारी का क्या होगा, तो बोलेंगे अभी सर उल्लू मत बना, अभी पहले बताओ सर पुश है कि पुल है, अभी पहले बता पुश है कि पुल है। अच्छा भैया, मैंने पुश भी बता दिया, मैंने डायरेक्शन या सेंस भी फोर्स का बता दिया, नेचर भी बता दिया, मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, मतलब मैग्नीट्यूड बता दी, मैंने डायरेक्शन बता दी, मैंने पुश और पुल भी बता दिया। अब तो कुछ नहीं बचा, अब बताइए इस अलमारी का क्या होगा?
अब बताइए, इस अलमारी को मैंने अगर पुश यानी धक्का दिया तो ये अलमारी राइट साइड में स्लाइड होगी कि लेफ्ट साइड में स्लाइड होगी, राइट साइड में स्लाइड होगी कि लेफ्ट साइड में स्लाइड होगी? अब बता। मैग्नेट्यूड जो भी हो उसका कोई रोल नहीं, 100 हो, 10 हो, 10 हो, जो भी हो, बस वो मूव हो सके अपने जगह से अलमारी, उतनी मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन भी बता दी, मैं इधर खड़ा हूं और मैं पुश कर रहा हूं, ये भी बता दिया। तो बताओ राइट साइड में अलमारी स्लाइड होगी कि लेफ्ट साइड में होगी? हाँ, मास बेटा इतना है, मास बता रहा चेतन। मास के बारे में मैं बता देता हूँ कि मास इतना है कि फोर्स उससे ज्यादा है, और मैं खुद ही बता देता कि अलमारी मूव होने वाली है, अलमारी मूव होने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपको ये बताना है राइट साइड में मूव होगी कि लेफ्ट साइड में मूव होगी, राइट में स्लाइड होगी कि लेफ्ट में स्लाइड होगी, ये तो बता सकते हो, बोलो। अब इस बार पक्का पक्का आंसर सब लोग दे रहे हैं कि राइट साइड में अलमारी स्लाइड होगी, और ये तुम्हारा गलत आंसर निकलने के चांसेस। सर कितना कंफ्यूज करोगे सर, जान लोगे क्या छोटे छोटे बच्चों की? सर कुछ भी उल्लू बनाते रहते हम छोटे छोटे बच्चों को। नहीं बेटा, यहाँ पे आप फंसने वाले हो नीट के क्वेश्चन में। आपको ऐसा एक नीट में क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर एक बॉक्स था, ऐसा बॉक्स था, इतना बड़ा साइज का बॉक्स था, और उसके लिए क्वेश्चन था कि वो बॉक्स स्लाइड होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों ने लिखा, किसी ने स्लाइड होगा, किसी ने बोला नहीं, हेवी बॉक्स नहीं था तो स्लाइड नहीं होगा। बट आंसर ना स्लाइड होगा था, ना नॉन स्लाइडिंग था, ना स्लाइडिंग था, भलता ही कुछ था। वो तो आंसर तभी देगा बेटा जब फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझोगे। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा सारे एंगल से प्रॉब्लम को सोचोगे, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती से जल्दी में कुछ भी आंसर दे, सारे एंगल से सोचोगे। अबे नहीं, रुक जा, जल्दबाजी मत कर, यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं जिस एस्पेक्ट्स पर भी सोचना चाहिए, तभी करेक्ट आंसर निकलेगा। ये तुम्हारे मन में, एक अच्छे बच्चे के मन में, जब डेप्थ में पढ़ाई करने वाले के बच्चे के मन में ही ऐसे सवाल आएंगे और वही आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? नहीं तो फोर्स की डेफिनेशन 2 मिनट में निपटा के आगे के पेज पे जाने वाले सब मिलेंगे, बट पूरा आधा घंटा ये हर एक चीज पढ़ाने वाले आपको मुश्किल से मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपके लाइव ऊपर मिलेंगे। सुनो, बोले सर अभी कौन सी स्टोरी बनाने वाले? सुन ले भाई, अगर मान ले दिवाली आ रही नजदीक, दिवाली के दिन कुछ लोग घर में ही अपने घर के वॉल्स को पेंट मार लेते, घर के रूम को, एक रूम को। उस वक्त क्या होता है, मम्मी पापा बोलते बेटा थोड़ी सी हेल्प करना, बेटा अलमारी बहुत हेवी है, अपन दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, फिर इस रूम में पेंट मार लेंगे, इधर का सामान तब तक उधर शिफ्ट करेंगे, थोड़ा अलमारी को स्लाइड करने में मदद करना बेटा, ये शिफ्ट करने में मदद कर, वो शिफ्ट करने में मदद कर। साला आप पढ़ाई कर रहे हो, उधर बार बार मम्मी पापा तकलीफ दे रहे, काम करने के लिए बुला रहे। अच्छा ऐसा क्या, बहुत काम बता रहे क्या मेरे को, बहुत तकलीफ दे रहे क्या? ठीक है, नहीं बोलने का, नहीं बोलने का, जाने का, धक्का मारने के लिए बोल रहे ना, मारने का। लेकिन धक्का मारने का, चेयर दे, धक्का मारने का यहां पे नहीं मारना, यहां पे नहीं मारना, यहां पे नहीं मारना। आप क्या करना मालूम है क्या? यहां पे धक्का मारना, यहां पे धक्का मारना। कोई काम नहीं बताएगा दोबारा, मेरी आइडिया मत बताना, तुम्हारे माँ बाप मेरे पे चिल्लाएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा चिल्लाएंगे, बोले राउत सर बच्चों को बिगाड़ रहे हैं हमारे वाले। यहां पे धक्का मारना कभी कोई काम नहीं बताएंगा, क्योंकि भैया सुन ले इधर, अगर मान ले ये चेयर है, इसको अगर मैं ये नीचे अगर धक्का देता हूं तो ये चेयर स्लाइड होगी, ये चेयर स्लाइड होगी। अगर मैं इस चेयर को नीचे से अगर अच्छे से पुश करता हूं तो ये चेयर जमीन पे स्लाइड होगी। लेकिन अगर मुझे अगर धक्का मारने की अगर मतलब जान पे आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इस चेयर को यहां पे अच्छे से पुश नहीं करूंगा, यहां पे अच्छे से पुश नहीं करूंगा, यहां पे अच्छे से पुश नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस चेयर को यहां पे धक्का दे दूंगा, मैं इस चेयर को क्या करूंगा, यहां पे धक्का दे दूंगा। और अगर टॉप पे अगर धक्का देंगे तो चीजें स्लाइड नहीं होंगी, टॉपल्ड हो जाएगी, ओवरटर्न हो जाएंगी, उलट जाएंगी, पलट जाएंगी। आपको दोबारा कोई काम नहीं बताएगा। मजाक की बात थी, घर में ऐसा मत करना, मेरे पे आएगा मोर्चा तुम्हारे पेरेंट्स का। ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं हमारे। बात छोटी सी है, खेल में है, बट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से कई बच्चों ने कई प्रॉब्लम नीट एग्जामिनेशन के गलत किए, जेई के गलत किए, एडवांस के गलत किए। उन्होंने सोचा ही नहीं कि धक्का ज्यादा ऊपर हो रहा है, धक्का बॉडी के सेंटर ऑफ मास से ऊपर हो रहा है। ये सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी कह रही थी, मैं अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। धक्का बॉडी के सेंट्रोइड के ऊपर लग रहा है कि सेंट्रोइड के नीचे लग रहा है, उस पे सारा खेल डिपेंड करता है मेरे दोस्तों, ध्यान में रखना। जल्दबाजी नहीं चलेगी, ये फिजिक्स है, साइंस है, कुछ भी एवरेजली नहीं चलेगा। धक्का अगर इधर मारते हो तो ये जो तुम्हारी अलमारी जो है ऐसी टॉपल्ड हो जाएंगी, ट्रक, और उलट जाएंगी, पलट जाएंगी, ओवरटर्न हो जाएंगी। तो स्लाइड होगी बॉडी
कि ओवरटर्न हो जाएंगे। ये जो बॉक्स यहां से आ रहा है वो स्लाइड होते हुए नीचे आएगा, 30 डिग्री एंगल दिया था, या ये ओवरटर्न हो जाएगा, या पहले स्लाइड होके थोड़ी देर के बाद स्पीड बढ़ने के बाद ओवरटर्न हो जाएगा, या छोड़े बराबर ओवरटर्न हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, देख लेना, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सेंस तो तभी डेवलप होगा ना मेरे दोस्तों, कि जब आपको ये भी पता रहेगा कि ये जो फोर्स है उसकी एक चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, और वो होती है, लिख रहा हूं बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे ये भी होती है point of application. क्या point of application? Where you are applying the force, of the point at which you are applying the force, whether you are applying the force here, 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 here. फुटबॉल को देखो, अगर आप एकदम मान लो कि यहां पे किक मारते हो तो पहले फुटबॉल घसीटते हुए आगे जाता है, और अगर यहां पे फुटबॉल को किक गलती से लग गई तो रोल होते होते आगे जाता है। ये तुम्हारे रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर के टफेस्ट प्रॉब्लम में का एक प्रॉब्लम है कि फुटबॉल को इस बार जो फोर्स लगाया, 400 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बोलो फुटबॉल रोल होगा, स्लाइड होगा, या स्लाइड होने के कितने सेकंड के बाद वो रोल होगा, या रोल होने के कितने सेकंड के बाद वो स्लाइड होगा। साइकिल को चक्का अगर जोर जोर से गोल गोल से पैडलिंग मार के घुमाया, साइकिल स्टैंड पे लगा के अगर चक्के को जोर जोर से पैडलिंग मार के घुमाया, और किसी ने पीछे से आके तुम्हारी साइकिल को धक्का दे दिया, तुम्हारी साइकिल स्टैंड से निकल गई, तो स्टैंड से निकलने के बाद चक्का जो जगह पे स्लिप होगा, या साइकिल आगे जाएगी, पहले स्लिप होगा और बाद में आगे बढ़ेगी, या पहले ही डायरेक्ट आगे बढ़ना चालू होंगी रोलिंग होते होते। ये छोटे 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 प्रॉब्लम्स आपको पढ़ने हैं, इसलिए सुपरफिशियल फिजिक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई है।